गुड मॉर्निंग। आज हम बड़े घर की बेटी यह प्रेमचंद लिखित कहानी का अध्ययन करेंगे। प्रेमचंद बड़े घर की बेटी यह एक साहित्य विधा में से कहानी इस विधा के अंतर्गत आती है। तो इस कहानी के जो लेखक है, रचनाकार है प्रेमचंद का जन्म 1880 में उत्तर प्रदेश के लम्ही गांव में हुआ है। उनकी 1907 में उनकी पहली कहानी संसार का सबसे अनमोल रत्न प्रकाशित हुई थी। बाद में हिंदी से प्रभावित होकर हिंदी में लिखना उन्होंने शुरू किया। उनकी पहली हिंदी कहानी पंच परमेश्वर थी, जो सन 1916 में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद ने 300 से अधिक कहानियां लिखी है। उनके गोदान, गबन, सेवा सदन, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, वरदान, मंगलसूत्र आदि उपन्यास है। कुछ विचारों में उनके निबंध संग्रहित थे। यद्यपि अपना लेखन कार्य उन्होंने उर्दू में नवाब राय के नाम से शुरू किया था। हिंदी साहित्य में कहानीकार की दृष्टि से प्रेमचंद अत्यंत लोकप्रिय रहे हैं। अनेक भारतीय एवं पाश्चात्य भाषाओं में उनकी कहानियां अनुदित हो चुकी है। अनुदित होना है, अनुवादित हुई है। ट्रांसलेशन अंग्रेजी में उसे कहते हैं। प्रेमचंद गांधी युगीन कहानीकार है। उनकी कहानियों में किसानों तथा ग्रामीण जीवन का प्रभावशाली चित्रण मिलता है। उन्होंने हमेशा कला जीवन के लिए का समर्थन किया है। कहानियों में वे आदर्शवादी और मानवतावादी रहे हैं। मानवतावादी कहने का मतलब उनकी कहानियां यानी कि जो सामाजिक घटनाओं को प्रदर्शित करती है। सामाजिक घटनाओं में जो भी रूढ़ी, परंपरा, मान्यताएं, थोती परंपरा यानी कि सचित्र चित्रण, यानी कि दैनंदिन जीवन चर्या के काम आने में जो भी कठिनाई, समस्या, जो भी शोषण, शोषित, पीड़ित, ऐसे मजदूर वर्ग का उन्होंने बहुत ज़्यादा लेखनी उनकी उसके माध्यम पे चली है। उनकी अधिकांश कहानियां चरित्र प्रधान एवं ग्रामीण वातावरण के अनुकूल रही है। भारतीय सामाजिक जीवन का वास्तविक चित्रण उनकी कहानियों में दिखाई देता है। सामाजिक जीवन का वास्तविक चित्रण यानी कि भारतीय, यानी कि भारत में जो संस्कृति है, भारत का जो राजनीतिक वातावरण हो या शोषण शोषित का वातावरण हो या रूढ़ी पारंपरिक वातावरण हो, वास्तविक चित्रण उन्होंने कहानियों के माध्यम से किया है। भाषा शैली उनकी सीधी सादी और संतुलित है। तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू और फारसी शब्दों का उत्कृष्ट प्रयोग उनकी कहानियों में मिलता है। ये जो उनकी बड़े घर की बेटी अत्यंत लोकप्रिय और प्रसिद्ध कहानी है, इस कहानी के अंतर्गत आनंदी नारी को केंद्र रखा गया है। माणिक्य आनंदी को केंद्र में रखकर प्रेमचंद जी ने इस कहानी का सृजन किया है। सृजन करना है ना, लिखना, निर्माण करना। आनंदी देवर के अशिष्ट व्यवहार से क्षुब्ध पति की अनुपस्थिति में भी अपने बड़प्पन की लाज रखती है। कहानीदारवा प्रेमचंद ने यह सिद्ध कर दिखाया है कि नारी जाति के आधार पर नहीं अपितु संस्कार के आधार पर बड़ी होती है। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने यह बताने की कोशिश की कि स्त्री जाति किसके आधार पर बड़ी होती है, यानी कि संस्कार के आधार पर बड़ी होती है। ऐसा नहीं है कि वो गर्भ श्रीमंत है, उसके पास पैसे बहुत है, जमींदार है, ऐसा उससे संस्कार क्या मिलते हैं उस पर डिपेंड करता है अपना मानवीय व्यवहार कि नैतिकता है या अनैतिकता है, किसी के प्रति द्वेष है, राग है, घृणा है, या घर से जो रूढ़ी परंपरा के अंतर्गत प्रविष्ट होते हैं कि हम जिसके सानिध्य में रहते हैं उस सानिध्य का प्रभाव मानवीय मन पर गिरता है और वो अपने मन पे धीरे धीरे शने शने पनपता रहता है। वर्तमान भारत जीवन में आनंदी जैसी नारियों की अत्यंत आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो आनंदी ने जो अपना बड़प्पन दिखाया है ससुराल में जाके, अभी यह कहानी में आया ही जाएगा। कहानी बहुत बड़ी विस्तृत है, आप पढ़ लो उसको। अभी सारांश बता रही हूँ मैं उसका कि ये जो कहानी है यह बड़े भर की बेटी रहती आनंदी, वो ससुराल में जब जाती है तो उससे देवर से कुछ अनबन हो जाती है, लेकिन जब समय आता है तो घर को कैसे एकजुट बनाने में लगी रहती है, यह बताने का प्रयास किया है उसमें। तो वर्तमान भारतीय जीवन में आनंदी जैसी नारियां की अत्यंत आवश्यकता है। कारण यह है कि ऐसी नारियां सद्भावपूर्ण व्यवहार के आधार पर घर को टूटने से बचाती है।
यानी कि घर को टूटने से बचाने का काम उसने किया है, न कि तोड़ने का काम किया है, जोड़ने का ही काम किया है। बहनी माधव दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर पुलकित हो गए और बल पड़े। यानी कि सारांश, यानी कि जब टूटने का समय आता है तो जब वो आनंदी ऐसा कुछ काम करती है, दोनों भाइयों को गले मिलाने का समय उसकी वजह से आता है, तो जब वो गले लगते हैं दोनों भाई, तो उसके पिताजी रहते हैं, वो पुलकित होते, पुलकित होना, आनंदित होना। तो आनंद उनको हो जाता है, आनंद विभोर में वो बोल पड़ते हैं कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है। उन्होंने आखिरी आनंदी का नाम लिया और कहा कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है। गांव में भी जिस किसी से यह वृत्तांत सुना, उसी ने आनंदी की उदारता को सराहा। सराहा ने क्या किया? नवाजा, उसको प्रशंसा की, कौतुक पात्र बनी आनंदी कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है। ऐसी इस कहानी का सारांश है। यानी कि ये जो कहानी बड़े घर की बेटी, बेनी माधव जी घर के मुखिया के रूप में बताए गए हैं। उनके दो बेटे रहते हैं, श्रीकंठ और लाल बिहारी। आनंदी बड़े घर की बेटी है। वह ससुराल में जब आती है तो कुछ खाने पकाने के वजह से देवर जी और उसमें कुछ अनबन हो जाती है। वो घी की वजह से पकवान जब वो बनाती है तो देवर जी कहता है कि उसमें घी क्यों नहीं है, तो बोलती है पाव भरी था, पाव भरी घी था तो मैंने वो मांस में डाल दिया। तो उसका कहने का मतलब कि पाव भर घी इतना बड़ा है कि वो बोलते हैं कि बड़े घर की बेटी, उसको क्या उम्मीद है, थोड़ा डालो कम डालो, डाल दिया उसने। फिर वो बोलता है कि घी तो कुल पाव भर रहेगा, इतना बड़ा तो था, इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गया। फिर वो उसकी माँ बाप का नाम निकलता है कि स्त्रियाँ सब कुछ तो सह लेती है, लेकिन मैके की निंदा उससे कभी नहीं सही जाती। और वो जब कहता है मैके में तो चाहे घी की नदी बहती है होगी आपकी, लेकिन यहाँ वैसा नहीं है, तो उसको उस पर बहुत गुस्सा आ जाता है। और वह भी आनंदी भी बोलती है हाथी मरा भी 9 लाख का, वह कितना घी नित्य नहीं कहार खा जाते हैं। तो उसको भी इतना बुरा लगता है, तो बोलते हैं कि इतना सा घी 1 पाव, और मेरे मैके में तो घी की नदियाँ बहती है, और इतना जो घी यहाँ मैंने सब्जी में डाला है उतना घी तो मेरे घर के नौकर खाते हैं। तो ऐसी उनकी अनबन चाली है। फिर लाल बिहारी भी उसका देवर रहता, वो भी अपना खाने की थाली पटक देता है, और आनंदी को भी क्रोध आता है, वो भी गुस्से में आग उबला हो जाती है। लेकिन बाद में जब घर टूटने का समय आता है, फिर पति आता है, पति को वो भी बोलता है, वो अपने भाई को बोलता है, वो उससे पत्नी की नाराजगी नहीं देखी जाती। सब ऐसी कहानी आप पढ़ लीजिए, पूरी कहानी। जब 4-5 पन्ने की कहानी है वो, तो कहानी में ऐसा बताया गया है कि दोनों झगड़ा भी अगर कर लेते हैं, लेकिन जब दोनों भी घर छोड़ने की, जब श्रीखंड घर छोड़ने की बात करता है, तो फिर आनंदी की वजह से वो घर टूटने से बचता है। और फिर इसलिए बेनी माधव सिंह अपनी बहू की तारीफ करते नहीं समाते फुलाते, और उनको लगता है कि बड़ी घर की बेटियां ऐसी ही होती है, उसने घर टूटने से बचाया है। और वो भाभी से माफ़ी मांगता है, भैया को प्रणाम कह दो, वह मेरा मुंह देखना नहीं चाहते, इसलिए मैं भी अपना मुंह उन्हें नहीं दिखाऊंगा। ऐसा वो दोनों भाई में हो जाता है, लेकिन वो आनंदी को अच्छा नहीं लगता। तो वो बोलती है कि अपने भाई को, अपने पति को ही समझाती है, देवर जी को समझाती है। जब बेनी माधव सिंह बाहर आ जाते तो दोनों भाइयों को गले मिलते देख आनंद से पुलकित हो उठते हैं और बोलते हैं कि बड़े घर की बेटियां ऐसी होती है, बिगड़ा हुआ काम भी बना लेती है। यानी कि बिगड़ा हुआ काम भी बना लेती है, मतलब यानी कि घर टूटते टूटते रह गया, उसको जोड़ने का काम जो आनंदी ने किया है, उसलिए उसका पूरे गांव में, क्योंकि बेनी माधव सिंह, ये जो बेनी माधव सिंह रहते हैं वो गांव के मुखिया रहते हैं, और गांव में कोई भी समस्या किसी के घर में आ जाती है तो ये उनके घर जाते हैं वो समस्या का निवारण करने के लिए। लेकिन उनके घर में अगर समस्या आई थी तो फिर उनको अच्छा नहीं लगता था कि यानी कि पूरे गांव में तो मेरा कुछ भी नहीं रहेगा, मैं दूसरे की समस्या छोड़ने के हमेशा प्रयास करता हूँ, लेकिन अगर मेरे घर में समस्या आ जाती है तो लोग मेरे तरफ कैसे आएंगे फिर समस्या निवारण के लिए। तो उनकी इज्जत तो पानी में डूब जाती थी ना, इसलिए उनको डर था, मन में खौफ था।
लेकिन जब भी उसने ये किया तो बेनी माधव जी को अपने आनंदी पर बहुत गर्व होता है और बोलते हैं कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है। ये पूरी कहानी आराम से पढ़ लीजिए।